पहाड़ी से नीचे उतरकर विद्युत अपने छोटे दिव्य सांप के साथ जब जंगल में आया तो विद्युत की मुलाकात इरा से हुई। बातों ही बातों में विद्युत ने उस रहस्यमयी फिनिक्स और योद्धा के बारे में इरा से पूछा तो इरा इस बात का विरोध करते हुए मुस्कुराकर बोली कि यह उसका वहम है। इसलिए विद्युत ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिलहाल के लिए इस बात को नजरअंदाज कर दिया। विद्युत जानता था कि यह उसका वहम नहीं था और उसने सोच लिया था कि वो उस रहस्यमयी योद्धा को ढूंढ कर ही रहेगा। जब विद्युत ने आकाश की ओर देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, इरा, फिलहाल मैं चलता हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अभी मुझे रात होने से पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। इसलिए उसने इरा को मुस्कुरा कर देखा और पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। इधर इरा उसे लगातार देखती रही और कुछ ही पलों में विद्युत उसकी नजरों के सामने पेड़ों के बीच ओझल हो गया। जब उसे पूरी तरह से भरोसा हो गया कि विद्युत वहां से चला गया है तो उसने किसी को धीरे से आवाज देते हुए कहा, तुम बाहर आ सकते हो। तभी एक फिनिक्स जो हरे रंग की रोशनी से ढका हुआ था उसके सामने आ गया। वो फिनिक्स बोला, यह लड़का बेहद चालाक है। अगर यह ताकतवर होता तो शायद हम इसकी शक्ति को भांप भी नहीं पाते और हमारा राज आसानी से खुल जाता। वो लड़की जिसका नाम हीरा था वो बोली, हाँ, यह अभी पूरी तरह ताकतवर नहीं हुआ है, पर यह खास है। पता नहीं क्यों मुझे यह लड़का अजीब लगता है। इस पर वो फिनिक्स बोला, अगर आप कहें तो मैं इसको खत्म कर दूं। अभी ये इतना काबिल नहीं है कि मेरा सामना कर सके। कहीं ये आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। जैसे ही उस फिनिक्स ने यह कहा तो इरा ने उसे घूर कर देखा और कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत। यह लड़का नेक दिल है। इसने मेरी और मेरे दोस्तों की मदद की है। और तुम शायद भूल गए हो, हम यहां उन 7 रहस्यमयी योद्धाओं को ढूंढने के लिए आए हैं, जिससे हम आदिदेव की उस रहस्यमयी मणि को हासिल कर सकें, जिसके अंदर छुपी है एक खतरनाक और सबसे पावरफुल तकनीक, जिसका मुकाबला कोई भी योद्धा नहीं कर सकता। एक बार मैं उस तकनीक को हासिल कर लूं, उसके बाद मैं पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगी। ऐसा कहते वक्त इरा की आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। तभी इरा एक पल के लिए रुकी और बोली, अब हम यहां नहीं मिलेंगे और तुम भी मेरे पीछे साम्राज्य में मत आना, क्योंकि आम योद्धाओं से तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी शक्ति उन दोनों ने महसूस कर ली तो वो तुम्हें बचकर वापस नहीं जाने देंगे। इसलिए जब तक मैं ना बोलूं मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अब तुम जा सकते हो। इरा के इतना कहते ही फिनिक्स ने सिर को हिलाकर हामी में इशारा किया और वहां से चला गया। इधर एक लड़का तेज छलांग लगाते हुए तेजी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था कि तभी उसके हाथ में सांप ने अपनी पकड़ तेज की, जिससे विद्युत वहीं रुककर बोला, अब क्या हुआ दोस्त? ये बात विद्युत ने अपने हाथ में लिपटे सांप से कही थी। जैसे ही विद्युत रुका, वो सांप भी विद्युत के हाथ से उछलकर एक गुफा की ओर जाने लगा। यह गुफा वही जगह थी जो कभी उस सांप का घर हुआ करता था। जब विद्युत ने देखा तो वो समझा शायद उसे अपनी मां की याद आ गई और विद्युत उसके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन विद्युत हैरान था कि वो सांप अपनी मां के कंकाल के पास न जाकर गुफा में जाने लगा। जब विद्युत ने यह देखा तो वो हैरान हो गया और मन ही मन में बोला, ये उस दिव्य नागिन का बेटा ही है ना? यकीन नहीं होता। कल इसकी मां की इसी जगह पर मृत्यु हुई और आज इसने उस कंकाल को देखा तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ विद्युत शायद नन्हे दिव्य नाग नागेश के मन में चल रहे तूफान को समझ ही नहीं पाया था। जानवर बोल नहीं सकते, इसलिए अक्सर उनकी फीलिंग्स इंसान समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त विद्युत का था। दिल ही दिल में अपनी मृत मां को याद करके नन्हा सांप नागेश बेहद दुखी था। उस जगह पर जहां वो अपनी प्यारी मां के साथ अटखेलियां करता था, जहां वो अपनी मां की सुखद छांव में आराम करता था, और यही वो जगह थी जहां उसकी मां ने अपनी अंतिम सांस ली थी। आज इसी जगह पर उसकी मां का कंकाल पड़ा हुआ था। कैसे देख सकता था वो अपनी मां के कंकाल को? इस जगह पर आकर नागेश का दिल छलनी हुआ जा रहा था, लेकिन अफसोस वो अपने दुख को खुलकर जाहिर भी नहीं कर सकता था। नन्हे सांप नागेश ने खुद को संभाला
और अपनी मां की मौत का बदला लेने का मन में दृढ़ निश्चय करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे यूं बेखौफ आगे बढ़ते देख विद्युत चौंक गया और बोला, अरे नन्हे शैतान सांप, रुको, अंदर खतरा हो सकता है। अब तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी मां नहीं है। विद्युत की बात सुनकर नागेश के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी, लेकिन उसकी बात को अनसुना करके वो सांप तो तेजी से रेंगता हुआ गुफा के अंदर जाने लगा। जब विद्युत ने देखा तो वो हैरान हो गया और गुस्से से बोला, अरे कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, हम दोनों सील से बंधे हैं। अगर तुम पर किसी ने हमला करके तुम्हें मार दिया तो मैं भी बेवजह मारा जाऊंगा। लेकिन विद्युत उसको छोड़कर जा भी नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी कमर से भाला निकाल लिया और अनचाहे खतरे के लिए तैयार होकर अंदर जाने लगा। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, पर वो सांप अंधेरे में ऐसे चल रहा था जैसे गुफा में रोशनी हो। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि गुफा में चमकदार रोशनी नजर आने लगी। जब वो उस रोशनी की तरफ गया तो उसने देखा वहां पर अनगिनत कंकाल पड़े थे। जब विद्युत ने यह नजारा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुफा के अंदर हालांकि कोई सड़े या मरे जानवर का शरीर नहीं था, फिर भी वहां पर एक प्रकार की बदबू थी। जब विद्युत ने यह महसूस किया तो उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली थी। वो समझ गया था कि इसी बदबू की वजह से इस जगह पर कोई जानवर इस गुफा के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता होगा। लेकिन वो छोटा सांप लगातार आगे चलता गया। इधर विद्युत ने मन ही मन में सोचा, और कितनी लंबी है ये गुफा। पर कुछ समय बाद गुफा खत्म हो गई और उसे दीवार नजर आने लगी। विद्युत बोला, अरे भाई, अब तो गुफा भी खत्म हो गई, अब तो वापस चल। अगर हमें देर हुई तो आचार्य नाराज हो जाएंगे। लेकिन उस सांप ने विद्युत की बात नहीं मानी और उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया कि जैसे वो यहां है ही नहीं। तभी उस सांप ने अपनी पूंछ से एक हमला उस दीवार पर किया, जिससे एक तेज आवाज आई। जब विद्युत ने यह देखा तो वो बोला, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अब क्या तुम्हारा विचार खुदाई करने का है? जब उस छोटे सांप ने यह सुना तो उसने जीभ निकालकर हां में सिर हिलाया। जब विद्युत ने यह देखा तो वो सोचने लगा, क्या यह सांप सच में पागल हो गया है? जब विद्युत ने देखा कि वो छोटा सांप लगातार गुफा की आखिरी दीवार पर हमला कर रहा है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने सोचा कि मां को खोने के सदमे से कहीं ये सांप पागल तो नहीं हो गया। इसीलिए विद्युत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब उस छोटे सांप ने देखा कि विद्युत उसे रोकने के लिए आगे आ रहा है तो वो नाराज हो गया और विद्युत पर हमला करने लगा। नागेश को गुस्से में देख विद्युत ने तेज आवाज में कहा, होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? अगर तुमने मुझे मारा या जख्मी करने की कोशिश की तो सील के कारण तुम खुद भी जख्मी हो जाओगे। लेकिन उस सांप पर तो जैसे भूत सवार था और वो लगातार जहरीली हवा के हमले करने लगा। अब विद्युत की सांस घुटने लगी और उसने अपने चक्र को जागृत किया और भाले से बिजली का झटका जाकर सांप को लगा। हालांकि विद्युत जानता था वो सांप दिल का बुरा नहीं है, वो बस इस वक्त परेशान और दुखी था, इसलिए हमला कर रहा था। यही वजह थी कि विद्युत ने यह हमला उसको होश में लाने के लिए किया था। विद्युत जानता था इससे उसे भी बिजली का झटका लग सकता था, पर परिणाम इसका उल्टा हुआ, जिसे देखकर विद्युत की आंखें बड़ी हो गई। असल में हुआ यह था कि विद्युत ने जैसे ही आकाश की बिजली से भाले के जरिए छोटे सांप पर हमला किया तो उस सांप ने अभ्यास के दौरान सीखे तरीके की तरह उसे अपनी पूंछ पर लेकर गुफा की उस अंतिम दीवार पर हमला किया। विद्युत ने देखा कि ऐसा करने से उस दीवार पर दरार पड़ गई है। विद्युत को अब समझ आ गया और उसने एक और बिजली का हमला सीधा उस दीवार पर किया और उस दीवार पर दरार थोड़ी और पड़ गई। जब विद्युत ने देखा तो वो सोचते हुए बोला, दोस्त, ये काम नहीं करेगा, चलो आचार्य को बुलाकर लाते हैं। जब उस छोटे सांप ने यह सुना तो वो गुस्से भरी नजरों से विद्युत को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि वो इस बात से सहमत नहीं है। तभी विद्युत ने देखा वो सांप जमीन पर रेंग रहा है। वो सांप अन्य जानवरों के मुकाबले अत्यधिक बुद्धिमान और समझदार था। विद्युत ने नागेश को ध्यान से देखा और फिर से हैरान हो गया, क्योंकि उस छोटे सांप ने
गुफा की जमीन पर रेंगते हुए एक छोटे सांप की आकृति बनाई और एक लड़के की आकृति बनाई और उन दोनों से शक्ति निकलकर उस दीवार पर हमला करने लगी। विद्युत ने देखा तो वो समझ गया और वो धीमी आवाज में बोला, ओह, अब समझा। असल में तुम इस दीवार के पीछे के राज को किसी को नहीं दिखाना चाहते थे। सच तो यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी इस जगह को ढूंढे। जब विद्युत ने देखा कि उसके ऐसा कहने पर वो सांप उसकी कलाई पर वापस आ गया है और उसकी हथेली को चाट रहा है, तो विद्युत समझ गया कि वो उस पर भरोसा जता रहा है। जब विद्युत ने यह देखा तो वो मन ही मन में शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि ये सांप पागल हो गया है और उसको मारना चाहता है। इसलिए उसने अपने मन में फैसला किया कि आगे से वो उस सांप को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसका साथ देगा। उसके बाद छोटे सांप ने अपनी पूंछ से विद्युत के साथ मिलकर फिर से आकाशीय बिजली की मदद से लगातार 3 वार किए और थंडर पंच से हमला किया, जिससे उस दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। और सबसे पहले विद्युत ने उसके अंदर जाने का फैसला किया और तभी सांप उसके पैर से लिपटकर उसे रोकने लगा। जब विद्युत ने यह देखा तो वो हैरान हो गया और सांप से बोला, तुम ही चाहते थे ना इसके अंदर जाना, और अब मुझे रोक रहे हो। लेकिन जब विद्युत ने यह देखा कि नागेश अब भी उसे रोक रहा है तो उसने सोचा शायद अंदर मेरे लिए खतरा हो और ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए उस अंधेरी गुफा में उसने अपनी स्टोरेज दिव्य अंगूठी से 2 चमकदार पत्थर फेंक दिए। पर विद्युत हैरान था, क्योंकि उसे उस गुफा में बहुत धुंधला नजर आ रहा था। गुफा में कोहरा नहीं बल्कि जहर था, जो इस दीवार पर लगाए शक्ति अवरोधों से रुका था। अगर कोई इस दीवार के जाल को नासमझी में तोड़कर आगे जाएगा तो वो इस कोहरे में जाकर मर जाएगा। विद्युत ये सोच ही रहा था कि तभी वो सांप उस गुफा के छेद के माध्यम से अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, उसके शरीर पर हरी धारी एक बार फिर से चमकने लगी। कुछ देर बाद भी जब वो सांप नहीं लौटा तो विद्युत को चिंता हुई और उसने 10 से भी ज्यादा चमकदार पत्थर गुफा के उस छेद में फेंक दिए, जिससे उसके अंदर उजाला हो गया। हालांकि अब भी गुफा में हरा कोहरा नजर आ रहा था, लेकिन अब विद्युत उस गुफा के अंदर का नजारा देख सकता था। जैसे ही विद्युत ने उस जगह को देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर ऐसा क्या देखा विद्युत ने उस गुफा में? क्यों छोटा दिव्य नाग नागेश विद्युत को उस गुफा में लेकर आया है? क्या विद्युत जान पाएगा उस रहस्यमयी फिनिक्स और योद्धा का राज? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।